देखिए हाँ, पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ये कंप्लीट कर लूंगा एक्सरे, बहुत सारा टाइम मिलेगा हमें। अच्छा बेटा, एक्सरे में कल मैं आपको बात कर रहा था मोजले लॉ, और मोजले लॉ में बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। एक्सरे में कल मैं बात कर रहा था मोजले लॉ, जिसमें कि मैंने आपको ये बता दिया था कि मोजले ने बताया था रूट न्यू बराबर a इंटू जेड माइनस बी। अच्छा, अगर आपको शायद याद हो तो कल मैं यहां तक आपको बताया था कि रूट न्यू इक्वल टू अंडर रूट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h ब्रैकेट में सुनिए, यहां तक मैंने बता दिया था बेटा। इसमें मैंने आपको बोला था कि देखो बेटा, फॉर गिवन ट्रांजिशन इट इज कांस्टेंट। सो यहां पर जब हम लिखते हैं रूट न्यू इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, तो यहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है। मोजले ने ये बताया कि जो a होगा वो बेसिकली अंडर रूट, और ध्यान से सुनेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h प्लैंक्स कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। प्लीज सुनिए, यहां पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझसे k अल्फा एक्सरे के बारे में बात होता है, फॉर k अल्फा एक्सरे, मैं आपको बता दूं रेयर ऑफ द रेयर, सुनिए, बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे और शायद ना मिले जिसमें आपको a की वैल्यू पर्टिकुलरली सॉल्व करना होगा। लेकिन फिर भी फॉर k अल्फा एक्सरे अगर मुझे a की वैल्यू रखनी होगी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h, और ध्यान देना बेटा 1 अपॉन n1। k अल्फा एक्सरे का मतलब इलेक्ट्रॉन k सेल में आएगा और अल्फा का मतलब हुआ सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में। तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 4। देखिए 4 का एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3 बाई 4। a बराबर होगा 13.6। और एक काम ये भी कर सकते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 13.6, h की वैल्यू में आप c का मल्टीप्लाई और c का डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं क्या? और hc की वैल्यू होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, और ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होता है। देखिए ध्यान से, जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रोसीड और कर दे रहा हूं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और hc की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर को 10 पावर माइनस 9 कर दे रहा हूं। ठीक है, चलेगा बच्चों? yes, sir. और इनटू में 3 इंटू 10 पावर 8, 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 8 और अपॉन 4 नीचे, चलेगा ना? सही है ना? तो क्या होता बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। अगर आप थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ठीक है, और 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर रूट होगा 8 बाई 2 4 हो जाएगा ना, अंडर रूट होगा 13.6 अपॉन 1242 इंटू 10 पावर माइनस 9। ये 10 पावर माइनस 9 बचेगा ना बच्चों, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 9। ठीक है, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो यहाँ -1 आएगा। आ रहा समझ में? इधर मैं लिखूं तो a बराबर होगा, देखिए 9 में से 1 गया 8, फिर 10 टू द पावर 4 बाहर निकल के आएगा, तो 3 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और अंडर रूट में अब क्या बचेगा 136 अपॉन 1242। इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो आप रख लेंगे यहाँ पर वैल्यू, है ना? लेकिन मैं आपको क्या बताया, रेयर ऑफ द रेयर, मतलब शायद ना के बराबर ऐसा कोई a का वैल्यू आपको k अल्फा एक्सरे में सॉल्व करने को आएगा। जब भी आएगा रेशियो वाले सवाल आएंगे जिसमें a से कट जाएगा, a से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 13.6 अपॉन h कट जाएगा,
बोलेगा के अल्फा और के बीटा में फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताइए। तो के अल्फा के लिए ये रखा, के बीटा के लिए 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय के बीटा का होता है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वो रेशियो में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा ए की वैल्यू ये रखनी है। ये कितना आएगा जरा कैलकुलेटर से देखो, अंडर रूट करके देखना जरा, कैलकुलेटर है किसी के पास? यदि ये पूरा इसमें 3/2 मल्टीप्लाई 0.33 ये पूरा इनटू 10/8 उसमें मैंने 10 इसका पूरा नहीं किया, मैंने अंडर रूट पूरा कर लिया। इसमें 1.5 मल्टीप्लाई करो, 4.6 कुछ है, 1.45 में 0.33 बोले थे, इससे अंडर रूट करके 0.49 टोटल 0.49 का मतलब हुआ 4.9 इंटू 10 टू दी पावर 7। सही लिखा ना भाई? 7 ही तो होगा ना। तो 4.9 इंटू 10 पावर 7 अप्रोक्सीमेटली 5 रख के काम चला लेना, 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 रख के काम चला लेना। तो बात समझ में आया बच्चों? इसको अप्रोक्सीमेटली 5 कर दूं तो याद रखना आसान हो जाएगा कि 5 इंटू 10 पावर 7 लिख लेना, ये आराम से। बोलो क्लियर? लिख लो और के अल्फा आराम से। बातें नहीं करना बेटा, ठीक है ना? बातें नहीं करना, पढ़ो आराम से। इसी से साफ कर दिया वो बोर्ड को साफ करने वाला तो इसी से साफ कर दिया, डस्टर से नहीं। इसको सूख दिया है क्यों? हो गया बेटा? तो a की वैल्यू आया 5 इंटू 10 टू दी पावर 7, ये हमारे पास a की वैल्यू। और b की वैल्यू पता क्या होता बेटा? 1। हाँ, इसको भी याद रखना पड़ेगा। k अल्फा के लिए b की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 1। आपने केमिस्ट्री में सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ तो बस ठीक है। बस के अल्फा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, उस समय स्क्रीनिंग कांस्टेंट b की वैल्यू कितनी लेनी बेटा? 1। क्वेश्चन ना हो गया। क्वेश्चन दरअसल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो बीच के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करते हैं। तो कूदने वाले इलेक्ट्रॉन को लगता है कि अरे यार ये वही न्यूक्लियस है, ये वही न्यूक्लियस है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो मुझे बहुत अच्छे से खींच रहा था,
और कूदने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसा फील होगा, उसको ये नहीं पता है कि वो इलेक्ट्रॉन बीच का रिपेल कर रहा है, उसको ये गलतफहमी होगी ये वही न्यूक्लियस है जो आज मुझे कम फोर्स से खींच रहा है, ये न्यूक्लियस है जिस पे लगता है चार्ज कम हो गया है। सोचो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, बीच में एक इलेक्ट्रॉन है बस जो कूद रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है बस, ऑर्बिट में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सेकंड से फर्स्ट में आने में न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसको एक चार्ज एक फोर्स फील होगा। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है ना फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो कूदने वाले इलेक्ट्रॉन को लगेगा मम्मी उतना प्यार नहीं करती जितना पहले करती थी, ऐसा फील होता है ना, मम्मी उतना प्यार नहीं करती जितना पहले करती थी, उससे मम्मी का प्यार बढ़ गया, ऐसा फील होता है नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो कूदने वालों को लगता है यार मम्मी के प्यार में कमी है, यानी एटॉमिक नंबर में कमी है, इसलिए Z माइनस बी करते हैं, Z माइनस बी, उस समय Z इफेक्टिव लगेगा कम है। अरे यार बोलो क्लियर है, ये होता है। अब देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से, तेजा आएगा भी नहीं बेटा, तुझे आएगा भी नहीं। अच्छा सुनिए यहां पर बेटा अगर कभी भी मोजले लॉ में Z और रूट न्यू का ग्राफ प्लॉट करने को आएगा रूट न्यू ना कि न्यू, तो देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं रूट न्यू बराबर होता है a इंटू जेड माइनस बी होता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बच्चों, रूट न्यू y एक्सिस पर है तो y बराबर mx प्लस c का फॉर्मेट है, तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि ये माइनस हो जाएगा, लेकिन इंटरसेप्ट माइनस में है ना, ये माइनस में है मतलब नेगेटिव y पर कटेगा, लेकिन क्या अंडर रूट न्यू कभी माइनस हो पाएगा, तो नहीं होगा, तो बस डॉटेड सोचेंगे। और स्लोप जो होगा बेटा वो पॉजिटिव है, यानी एंगल 90 से कम बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये देखिए एंगल 90 से कम बन रहा है, इस तरह से ये ग्राफ होता है। कभी भी रूट न्यू और जेड का ग्राफ करेगा तो इस तरह से प्लॉट करना है। सुनो सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ y बराबर x माइनस 1 है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, माइनस 1 है तो पहले तो नेगेटिव y पर कहां पर कटेगा, माइनस 1 पर, माइनस 1 पर, यानी लाइन यहां से पास करेगी। अब देखो x के मल्टीप्लाई में स्लोप कहलाता है, प्लस 1 है ना, प्लस 1 जब 90 से कम बनेगा, देखो 90 से कम ऐसे जाएगा, आ रही बात समझ में, इसीलिए मैंने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट किया है। बोलो क्लियर हो गया बच्चों, पहुंचो आओ मिलके पहुंचे। अरे तेरा स्टाइल भी गाने का ऐसा है कि लोग देखते बहुत अच्छा, तंबाकू माकू खा रहे हो गए बेटा, ये योगी कंठीका है, इससे गले की खराश दूर होती है। इसे ही खा करके मैंने अपनी आवाज थोड़ी बहुत सुरीली बना रखी है, आराम से मुझे मालूम था अगला प्रश्न तुम लोग यही करोगे या यही तुम अपने इच्छाएं प्रकट करोगे। हो गया तेरा जोश में आ गया, कभी बोला सर एक मोजरे का सवाल, ऐसा नहीं होगा। ए शांत, पुलिस ट्यूब में वोल्टेज बढ़ाओगे तो कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू घट जाएगी और एनर्जेटिक फोटॉन क्रिएट होंगे। बोलो किसमें इलेक्ट्रॉन फिल ज्यादा होगा, हाँ तो साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अल्फा निकलेगी तो पीछे से एम अल्फा एल अल्फा भी निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकलती है, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलती है। क्यों नहीं पड़ेगा बता रहा हूं ना, क्या बात कर रही हो, एक्सरे एनर्जी बहुत खतरनाक एनर्जी निकलती है एक्सरे की, मिटाओ
लिखिएगा बेटा ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ देखिए, अरे शांत भैया, शांत प्लीज। देखिए बेटा ब्रैग्स लॉ क्या है। देखिए ब्रैग का जो लॉ है उसकी मदद से हम सॉलिड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता करते हैं। यानी सबसे पहली बात तो बहुत आराम से सुनिएगा, दिस लॉ इज यूज्ड टू, दिस लॉ इज यूज्ड टू, दिस लॉ इज यूज्ड टू find the crystal structure in crystalline solid। crystalline solid समझते हैं? Yes, sir. दो होता है, एक amorphous और एक crystalline। में क्या होता है बेटा? एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। एमॉर्फस में क्या होता है? इंडेफिनिट अरेंजमेंट्स होते हैं। इसमें एक सर्टेन ऑर्डर फॉलो करते हुए मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट होते हैं। तो आप एमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने जाएंगे तो हम ब्रैग्स लॉ नहीं लगाएंगे। ब्रैग्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसमें क्या करते क्या है, इसमें एक्सरे का यूज करते हैं। ब्रैग ने एक्सरे का यूज करा और उसके बाद जो है उसने बड़े आराम से क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता कर लिया। कैसे बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहां पर क्या होता है, सॉलिड का जो सरफेस है उस पे एटम के अरेंजमेंट्स होते हैं। मेरी बात सुनिएगा बेटा, सॉलिड का जो सरफेस होता है उसके एटम्स के अरेंजमेंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट्स हैं। कैसे बेटा है? रेगुलर। हाँ देखिए रेगुलर अरेंजमेंट्स है जिसे मैंने डॉट द्वारा दिखाया है ना, डरना नहीं है। सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा अगर दो मॉलिक्यूल का सेपरेशन डी है तो यहाँ भी डी है, ये डी है तो ये डी है, ये डी है तो ये भी डी है। अब ये सरफेस है बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है, हम एक्सरे इस पे गिराते हैं तो देखो एक्सरे का वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टर होता है। एक्सरे एनर्जी हाई होती है तो वेवलेंथ शॉर्टर होगा, बहुत छोटी सी वेवलेंथ होती है इसकी। अब यहाँ पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनते रहेगा तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। एक्सरे की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो क्या होता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन है वह भी बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने से इसका जो सेपरेशन है वह सेपरेशन इस एक्सरे के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। और कंपैरेबल होने से क्या होता है कि जब एक्सरे यहाँ पर गिरता है तो डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर बेटा हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन होगा। याद करिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, जिसमें स्लिट का साइज अगर बहुत छोटा होता है एंड अगर इसमें मैंने ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजा तो यहाँ पर वेव फ्रंट बेंड हो जाता है और लाइट बेंड होके किधर जाती है? रिस्ट्रिक्टेड रीजन में, जिधर नहीं जाना चाहिए था उधर एंटर कर जाती है। उनके वेव फ्रंट्स आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक से जूम करके अच्छे मेगापिक्सल जो है उससे कैमरे से अगर जूम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा होता है। लाइक दिस यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है बेटा। होता क्या है कि जब ये एक्सरे, बहुत ध्यान से सुनना, जब ये एक्सरे यहाँ पर गिरता है बच्चों, जब ये एक्सरे ऐसे गिरता है, यहाँ बना दे रहा हूं, जब ये एक्सरे ऐसे गिरता है बच्चों, है ना, सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे गिरता है, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे है। जब ये एक्सरे गिरता है बेटा तो रिफ्लेक्टेड एक्सरे, सरफेस से जो एक्सरे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उस रिफ्लेक्टेड एक्सरे को ठीक से ऑब्जर्व करा जाता है। जैसे लाइट ऐसे आती है, लाइट इधर जाएगी, तो जब लाइट ऐसे आती है, लाइट इधर रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड जो एक्सरे है उसको ठीक से स्क्रीन पर लिया जाता है और उसको ठीक से डिटेक्टर के द्वारा ठीक से स्कैन किया जाता है। तो देखा जाता है इसमें तो डिफ्रैक्शन वाली चीज हो रही है। समझो कि एक पर्दे पर रिफ्लेक्टेड एक्सरे आया, पर्दे पर हमने एक स्क्रीन पर रिफ्लेक्टेड एक्सरे देखा, उसको स्कैन किया जाता है डिटेक्टर की मदद से। तो स्कैन करता तो देखता अरे ये तो डिफ्रैक्शन पैटर्न है भाई,
मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है इसमें। मान लो एक्सरे तो दिखाई देगा नहीं, स्क्रीन पर अगर दे रहा है तो नहीं दिखाई देगा, तो हम केमिकल से डिटेक्टर जो है केमिकल से उससे पहले पोत दिया है ना, पॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से एक्सरे गिरेगा तो स्पॉट जो बन रहा है वो दिख रहा है हम लोग को। तो देखा जाए वो तो बिल्कुल अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइट डिफ्रैक्शन है। तब जाकर के ब्रैग ने बोला अरे यार वो जब एक्सरे गिरता है ना तो उसका डिफ्रैक्शन होता है। फिर ब्रैग ने बोला कि डिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो सेपरेशन होते हैं दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच वो इतना छोटा है कि वो एक्सरे के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है एंड दैट्स व्हाई वहां पे वेवफ्रंट बेंड होता है। अब यहाँ पर बेटा ये एक्सरे ऐसे, अब क्या होता है कुछ एक्सरे जो होती है वो अंदर लेयर तक पेनिट्रेट करती है, एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। एक छोटा मोटा जो हम लोग का जो मांस है ना उसको तो एक्सरे यूं आर पार हो जाता है। एक्सरे को रोकने के लिए रास्ते में हड्डियां जब आती हैं तब वो रोक पाती हैं। हड्डियां काफी डेंस होती है, हमारे बॉडी की हड्डी बहुत डेंस है, जब एक्सरे उस पर आगे गिरती है तब वो जो है आर पार नहीं कर पाती है। लेकिन ये जो ह्यूमन फ्लैश है, ये जो मांस है, इसको तो बहुत आराम से आर पार कर जाती है। बात समझ में आ रही है? आप जैसे कभी हड्डियां टूटती है तो थोड़ी ना वो उसके मसल्स भी दिखते हो, मसल्स बन रहे हैं, तो केवल हड्डियों का इमेज बनाते हैं ना, नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि हड्डियों से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका इमेज फॉर्म होता है। मांस से तो आर पार निकल जाती है, चाहे मांस हो, मांस समझ लो, यस सर, यस ह्यूमन फ्लैश, डर्माग्राम ह्यूमन फ्लैश, उससे एक्सरे पार हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मांस, मांस बोलते हैं ना, मांस बोलते हैं, मांस बोलते हैं, मांस तो तुम लोग बहुत सारी भाषा बोलते हो, मांस पेशी बोलते हैं ना, मांस जैसे बोलते हैं मांस, सही वर्ड क्या है? मांस, न कि मांस। सुनिए सुनिए, सुनो, बात कर ले, बात कर ले, उसको छोड़ दो, उसको रहने दो। मांस कहते हैं, मांस कहते हो, अपनी जगह रहने दो। हम लोग यहाँ देखते हैं, अब ये कुछ अंदर तक जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्टेड एक्सरे का हम क्या करते हैं बेटा? अरे क्या करते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सरे का? स्कैन करते हैं। अरे क्या करते हैं? स्कैन, डिटेक्टर से स्कैन, और क्या पाया जाता है? डिफ्रैक्शन। क्यों डिफ्रैक्ट हुआ? क्योंकि ये सेपरेशन बहुत ही इतना छोटा है कि वो वेवलेंथ के कंपैरेबल है। तब जाकर के पता लगा कि भाई ये तो डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब सुनिए, अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो दोनों के बीच का पॉइंट डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा। यस सर। अब देखो, माना थीटा एंगल पर ये गिरा, सरफेस के साथ थीटा एंगल है, अगर नॉर्मल के साथ एंगल होता तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सरफेस के साथ एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं ये सरफेस है और 30 डिग्री एंगल बनाया तो बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल कितना है? 30 डिग्री। अगर नॉर्मल के साथ बनाता तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सरफेस के साथ बनाता है तो ग्लांसिंग एंगल। यह ग्लांसिंग एंगल कितना है? थीटा। थीटा। अब देखो, दो लोग साथ साथ आ रहे थे, ये यहां से मुड़ गया, लेकिन ये दोनों भाई साथ साथ यहां तक आएंगे ना, यहां तक दोनों ने समान सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये यहां से मुड़ गया, ये इतना मुड़ करके फिर ऐसे चलना है, तो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस होगा बेटा वो ये होगा, एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये निकालेंगे, देखो 90 डिग्री है। अच्छा देखो थीटा, तो ये सामने थीटा होगा, जल्दी बताओ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ये थीटा होगा, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा? बहुत बढ़िया। और अगर ये 90 और थीटा तो ये थीटा होगा। अब मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन मैंने बोला d, तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और उसके बाद 90 डिग्री के साथ बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है। यहाँ हाइपोटेनियस अगर मुझे d मालूम है और मैं पूछूं बेटा परपेंडिकुलर निकालो तो कितना करोगे? देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? d, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? क्या ये वाला डिस्टेंस d sin थीटा है? बहुत अच्छे। उसी प्रकार से ये भी d sin थीटा होगा। बहुत अच्छे। तो देखो ये यहीं से मुड़ गया, ये इतना घूम करके फिर साथ जा रहा है, तो पार्टिकल कितना हुआ? 2d sin थीटा। बहुत अच्छे, मुंडी पर करो। तो यहाँ पर बेटा
हम बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस यहाँ पे जो होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा, ध्यान देना 2d sin थीटा है। कितना है बेटा? 2d sin थीटा। और याद रखिए डेंसर मीडियम से ये भी लौट रहा है और डेंसर मीडियम से भी लौट रहा है, तो YDAC में जो मैक्सिमा की कंडीशन थी वो यहाँ लग जाएगी। अगर मान लीजिए मैक्सिमा बन रहा है तो फॉर मैक्सिमा तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? जानते हैं पार्ट डिफरेंस है लैम्डा। तो डेल्टा x की वैल्यू 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज ब्रैग्स लॉ। अब बेटा जहां से आया वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको इतना जानकारी रखनी है, लेकिन अब आपको फॉर्मूले में यूज एक ही चीज की आएगी कि ब्रैग्स लॉ का यूज होगा। तो आपको याद रखना है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। व्हाट इज थीटा? ग्लांसिंग एंगल। व्हाट इज लैम्डा? wavelength of x-ray, wavelength of x-ray. What is d? Distance between molecules. हाँ, distance between the two corresponding conjugative molecule. Diagonal वाला नहीं, ऐसे वाला। क्लियर है? या ऐसे वाला एक ही रहता है। ये कैसा सॉलिड है? बहुत बढ़िया। यही है ब्रैग्स लॉ। इन्हीं चीजों पे लोग जान दे देते हैं, बोलते हैं ब्रैग्स लॉ नहीं आता है। अरे ब्रैग्स लॉ तो बहुत इजी है भाई। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। बोलो बोलो, प्रकट करो विचार। यहाँ भी तो दोनों रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा। परेशान हो गई? शांति। प्यारे बच्चों, म्यू नहीं आएगा, म्यू नहीं आएगा। हो गया? म्यू नहीं आएगा, चिंता ना करो। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप है ना, अगर हम पूरा ओवरऑल लेते हैं तो हम म्यू कंसीडर करेंगे ना। या दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा मीडियम मानोगे? मीडियम भी तो मॉलिक्यूल से ही बनता है, नहीं समझे? हम दो मॉलिक्यूल के बीच में वैक्यूम मान के चलेंगे। क्या वैक्यूम? बिल्कुल सही बात। हो गया? मिटाने का कार्यक्रम अभी नहीं कर रहा हूं, जल्दी से लिखना है। शांति। देखो कुछ लोग तो सो गए, चलो कोई नहीं, कम से एटलीस्ट सो तो रहे, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे क्लास, ये भी तो अच्छी बात है नहीं? आपदा में अवसर ढूंढ लो, तो सो रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट क्लास को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है। देखो ताली वो बजा रहा है जो बैल है। हो गया बेटा? लिखेगा जान दे। बोले अरे चल चल चला 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 कोई बात नहीं, चला ले मोबाइल चला ले और टेलीग्राम देख रहा है। सही बात क्या? चला ले।
भाई साहब लगे रहे बेटा, लगे रहे। देखिए यहां पर बेटा मैं जो ये कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अब एक्सरे में सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे ये सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ध्यान से प्लीज, ध्यान से प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, पहली बात बेटा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे का जो वेवलेंथ रेंज है ना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन ईएम स्पेक्ट्रम में बेटा जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वो दरअसल जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ये हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे का वेवलेंथ का रेंज इतना है। दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात सुनो बेटा, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल टू अस, लेकिन लाइट की तरह ये सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, इंटरफेरेंस शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा, पोलराइजेशन शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। यानी कि एक्सरे सोर्स, एक्सरे सोर्स, हाँ एक्सरे सोर्स ऑल प्रॉपर्टी लाइक, एक आध दो लाइक में लिख देते हैं, ऑल प्रॉपर्टी लाइक हाँ लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हाँ बस दो तीन और लिख देते, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बस हो गया, इंटरफेरेंस, ETC like interference, reflection as light source, as light source। बात समझ में आया? Yes sir। पहुंचो। यानी लाइट की तरह सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन चूंकि ये दिखाई नहीं दे रहा ना, केवल लाइट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, Yes sir। वह स्पेक्ट्रम का पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसे लाइट कहते हैं। लाइट कहाँ दिखती है, वो तो ऑब्जेक्ट में पड़ती है, वो दिखाना है। अब एक्सरे दिखेगा तो नहीं कुछ होगा, शैडो नहीं दिखेगी। प्यारे बच्चों प्लीज लिखिए, मिटा दें आराम से। लिखो आराम से लिखो, 2 पॉइंट को 2-4 बार लिख लो, प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा। ट्रिक होता है बहुत लोग 5 डिफरेंट लिखो, पता चला 4 अलग है, एक और कॉमन कर लिया, देखने को 5 हो गया। अब मुझे चेक करने वाला होता है 1 लिखा 2 लिखा तो जरूर तीसरा जो तो बच्चों में लिख ही दिया होगा, हो गया भाई 5 डिफरेंट लिख दिया, बात खत्म हो गई, हो गया भाई। शांत शांत। देखिए तीसरी बात बेटा, तीसरी बात सुनिए, देखिए जो एक्सरे होता है बेटा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, लिखिएगा 3rd पॉइंट में लिखिएगा, एक्सरे हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे हैविंग
एक्सरे हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ध्यान देना बच्चों, एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? हाई होती है। ध्यान देना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि मान लो ये कोई स्लैब है या कोई प्लैंक है, इस पे एक्सरे गिरा और एक्सरे की इंटेंसिटी आई नॉट है और एक्सरे यहां से पार करेगा तो इंटेंसिटी आई हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस जैसे जैसे मोटा होता जाएगा इंटेंसिटी घटती जाएगी। पावर हाई है, इसका थोड़ी ना कि कभी नहीं ये रोक पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से पेनिट्रेट करके मोटी से मोटी दीवार में पार कर, नहीं, हर थिकनेस के बाद इसकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है। तो यहाँ पर मान लो बेटा ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस टी है, जो एक्सरे आके गिरे इसकी इंटेंसिटी कितना है? आई नॉट, और जो एक्सरे पार कर गया अदर से निकल गया उसकी इंटेंसिटी क्या है? आई इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड एक्सरे। आई क्या है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड एक्सरे। और आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। जो आके गिर रहा है उसको आई नॉट बोल रहे हैं, जो पार होकर उधर मिल रहा है उसको आई बोल रहे हैं। आई और आई नॉट में रिलेशन, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू टी। एक मिनट बच्चों, न समझ में आया तो ऐसा वैसा कोई कदम, बाकी को तो कोई मतलब नहीं, हम तो कदम अपना एक्चुअल कदम भी नहीं उठाएंगे, ऐसे कोई मतलब नहीं है फिजिक्स में, जो भी हो सब ठीक है। देखिए I बराबर आई नॉट ई टू दी पावर माइनस म्यू टी। रुक जाओ, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर बेटा आई नॉट इंसिडेंट इंटेंसिटी है, I ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है जो ट्रांसमिट हो गया, म्यू को बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, देखिए बेटा एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट या कोएफिशिएंट कह लीजिए। रुकिए, हर मटेरियल में एक्सरे को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, कांस्टेंट होती है, कोएफिशिएंट होती है, वो म्यू है। जैसे सुनिए ध्यान से, लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे, लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे, इवन लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ गामा रेडिएशंस भी। कहीं पर जैसे अल्फा बीटा गामा अटैक हुआ, न्यूक्लियर वेपन से अटैक हो गया, तो आप ऐसा कवच बना लीजिए जिससे में कि एक्सरे आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो आप एक्सरे कर सकते हैं यूज, क्योंकि लेड यूज कर सकते हैं, लेड आप यूज करें। लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे। लेड जो है एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो पूरा खा जाए, ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक सर्टेन थिकनेस तक अगर आप लेड लगाते हैं, सर्टेन थिकनेस से कम लगाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, सर्टेन थिकनेस से ऊपर करेंगे तो एक्सरे जैसे भेजेंगे उधर से एक्सरे नहीं निकलेगा। इवन अल्फा बीटा गामा जो रेडियो एक्टिव एक्सरेज है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, वो भी पार नहीं कर पाती है। तो लेड इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे और साथ में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर बेटा मेरी बात सुनिए, म्यू जो होता है बेटा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, हर मटेरियल का अपना एक म्यू होता है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। और टी क्या बेटा? टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। टी क्या बेटा? थिकनेस ऑफ द स्लैब। बहुत आराम से, बहुत आराम से कृपया लिखिए। मतलब इतना भी म्यू इंफिनिटी नहीं होता है। दरअसल क्या होता है, लेड की जो प्रॉपर्टी, उसमें पतला सा शीशा लगा दोगे तो पार हो जाएगा ना। नॉर्मली उतने थिकनेस का आयरन, उतने थिकनेस की कोई दूसरी मटेरियल और उतने थिकनेस का ग्लास है, तो ग्लास से ज्यादा एब्जॉर्ब कर देगा, है ना, इसलिए बोलते हैं गुड एब्जॉर्बर। अब ऐसा नहीं कि थिकनेस आपको बिल्कुल कुछ भी हो जाए एब्जॉर्ब करे, एक सर्टेन थिकनेस के बाद और थिकनेस बढ़ा देंगे, एक से जब भेजेंगे तो उधर निकलेगा ही। हाँ, नेग्लिजिबल, उतना एक्सरे हमारी बॉडी से आएगी, ऐसा हो सकता है। आराम से बच्चों, प्यार से आइए आइए आराम।
लिख पढ़े। अब लगता है गतास नहीं आया, आगरा की धरती पे जम पड़ गया, कदम पड़ गया। चलो बेटा मुंडी ऊपर करो, छोड़ दो, छोड़ छोड़ मुंडी ऊपर करो। देखो मिटा दूं। यहां पर बेटा एक बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां पर बेटा ये जो है स्लैब है, जैसे इस पे सवाल आएगा तो आप सोचेंगे सर एक्सपोनेंट भी सॉल्व करना होगा, तो नहीं यार, वो सवाल फिर रेशियो वाला होगा। जैसे आप बोलेंगे कैसे होगा सवाल, देखो मैं दिखाता हूं, टेंशन मत लो, देखो मैं दिखाता हूं इस पे क्वेश्चन। देखिए बेटा शांत एक। अब जैसे मैं आपसे कहूं ये स्लैब है, अगर आपसे कहेगा टी थिकनेस का स्लैब जब हमने लगाया तो आई नॉट जब गिराया तो इधर आई नॉट बाई 2 मिला, तो बोलेगा उसी मटेरियल का थिकनेस कितना रखें, व्हाट विल बी द थिकनेस, जिससे कि जो आई नॉट गिराए हम तो इधर आई नॉट बाई 4 मिले, यानी इंटेंसिटी 1/4 पास हो, 3/4 एब्जॉर्ब हो जाए, यहाँ हाफ एब्जॉर्ब हो गया, हाफ पास हो गया, यहाँ पर 1/4 केवल बाहर निकले। तो देखिए ये हो गया ना कंपैरेटिव रेशियो टाइप का क्वेश्चन। अब अगर बता दो तो I बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे e टू द पावर माइनस म्यू टी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी I नॉट बाई 2, I नॉट बाई 2 बराबर I नॉट e टू द पावर माइनस म्यू टी। समझो बच्चों, I नॉट से I नॉट कैंसिल, तो 1/2 बराबर हो गया e टू द पावर माइनस म्यू टी। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा I नॉट था, I नॉट बाई 4 मिल रहा है, तो इंटेंसिटी I नॉट बाई 4 ट्रांसमिटेड I नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x। बोलो सही है? अच्छा ध्यान दीजिए, I नॉट से I नॉट कट गया, 1/4 e की पावर माइनस म्यू x। अब पता है बच्चों आप क्या करो, मैं आपको बताता हूं, आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉग वाली कहानी बनाओ। क्या होता है बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लो। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, लॉग ले लो, जैसे देखिए 1/2 को 2 की पावर माइनस 1 लिखते हैं, तो लॉग नेचुरल बना लो, ln e की पावर माइनस म्यू टी। पता बेटा माइनस आगे आ जाता है, ln 2 पावर आगे आ जाता है, माइनस म्यू टी आगे, ln ही 1 हो जाता है। आ रहा समझ में? इसको थोड़ा ऐसे कर लो, म्यू टी बराबर ln 2। आ रही बात समझ में? इसमें भी ना लॉग लगा दो, 1/4 को ऊपर लेगा, 4 की पावर माइनस 1, ठीक है, 4 की पावर माइनस 1, डायरेक्टली को माइनस 1 इंटू ln 4। समझ में आ रहा है? इसको देखो, 2 का स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दूं? क्या बात है, अच्छे समझदार है। -2 आगे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस म्यू एक्स भी आ जाएगा आगे, माइनस म्यू एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, ये मतलब a मान लो, देखिए 2, इसको कर लो म्यू एक्स बराबर 2 ln 2। देखिए ये तरीका है सॉल्व करने का। मुझे मालूम है मेडिकल वाले बोले चलो रहने दो, हम तो भाई परदेसी, हम परदेसी हो गए। म्यू से म्यू कट जाएगा डिवाइड करने पर, 2 ln 2 अपॉन ln 2, बड़े प्यार से x बराबर कितना होगा, 2t, यानी थिकनेस डबल कर लेंगे। मन कर रहा होगा सिर को दे मारे बेंच से कि लॉग वॉग क्या चक्कर है भाई, ठीक है जैसे सदिया। आप थोड़ा जान लगा दो बेटा पढ़ने में, अब देखो धीरे धीरे अब समय नजदीक आ रहा है, अब तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और सिलेक्शन ले लेना, बिल्कुल सिलेक्शन लेके अगले साल बढ़िया कॉलेज। आराम से आराम से। ए चाचा, एक स्टूडेंट है, उसने नीट क्रैक कर दिया, नीट क्रैक डाउन कर दिया, रैंक भी आ गया, लेकिन उसने फैसला लिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। हम लोग भी सरप्राइज, क्यों? 15,000 के अंदर की रैंक है,
आराम से वो काउंसलिंग में जाएगा और उसको आराम से एक सीट अलॉट हो जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन उसने क्या मतलब उसके अंदर का डिटर्मिनेशन है, उसका सर मैं नहीं ले रहा। मैं कह रहा लो भाई सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, कॉलेज लो, नहीं ले रहे। फिर सर हमें चाहिए दिल्ली का कॉलेज शानदार वाला, और फिर तैयारी में लग गया। और सही बात है, 12th इसी बार किया था 2019 में ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अभी 1-2 साल तो और लगना चाहिए। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया कंप्लीट, उसके काउंसलिंग का लेटर आ गया कि जाइए एसएन मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराइए, अपना कॉलेज अलॉट हुआ, आप जाइए वहां ट्राई शुरू करिए। लेकिन मना कर दिया ना, मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे किसी गांव के कॉलेज में जाके नहीं पढ़ना है, मेरे साथ कैरियर जुड़ा है, यानी उस कॉलेज में पढ़े जो एक अच्छी सिटी के अंदर हो। सबसे पहली बात तो दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने से फायदा क्या होगा, दिल्ली की अपॉर्चुनिटी सीधा आपको मिलेगी, वहां अच्छे कॉलेज हैं, इसलिए वहां पे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोले उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में जाकर के वहां तो मेडिकल कॉलेज वहां ले लीजिए, आदमी आधा टाइम तो खेतों में ही रह जाएगा कि चलो भाई जब देखो तो भैंस इधर उधर खेत उधर बकरियां चला रहे हैं और उसके बीच में रहना पड़ेगा। और आप डॉक्टर है, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए अच्छे कॉलेज से, तो इसका रैंक लाना पड़ेगा। रैंक के लिए मारा मारी है, जेई के लिए में भी रैंक चाहिए। अब आईटी तो खुल गया, आईटी मंडी भी है, अब जाओ मंडी में, आईटी रोपड़ भी है, जाओ रोपड़ में, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ पढ़ रहे हो, कहने को तो हम आईटी है, पता चला रोपड़ में कुछ है नहीं। अब आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, आईटी बॉम्बे, इन जगह पढ़ोगे तब ना तुम्हारा एक मतलब जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। अब गूगल वाले थोड़े जाएंगे आईटी रोपड़ पहुंच गया है तो गूगल की टीम आई आईटी रोपड़ में, गूगल की टीम आई तो आईटी कानपुर जाएगी, आईटी दिल्ली जाएगी, आईटी बॉम्बे जाएगी, गूगल की टीम कहाँ तुमको आईटी रोपड़ में ढूंढेगी। और गेंदालाल में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ये तो क्लियर है, गेंदालाल में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, गूगल की टीम जीएलएल में बिल्कुल नहीं जाएगी। गेंदालाल है, गेंदालाल है, गेंदालाल, हाँ एहसान है, गेंदालाल अग्रवाल, हाँ एहसान है। अच्छा ये था थर्ड पॉइंट बेटा, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए चौथी बात बेटा, फोर्थ पॉइंट यहां पर ये है, देखिए पहले मुझे सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। एक्सरे 2 तरह का होता है बच्चों, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। ध्यान से सुनिएगा, एक्सरे जो होता है बेटा वह 2 तरह का होता है। एहसान प्लीज सुनिए, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, प्लीज सुनते रहिए ध्यान से, बातें मत करिए। अब देखिए ध्यान से बच्चों, सॉफ्ट एक्सरे में क्या होता है, इसमें एनर्जी कम होगी, पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा। हार्ड एक्सरे में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी हाई होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि सॉफ्ट एक्सरे लो फ्रीक्वेंसी, लो इंटेंसिटी, लो पेनिट्रेटिंग पावर, आ रही बात समझ में। जबकि हार्ड एक्सरे में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी लिख देता हूं, और हाई पेनिट्रेटिंग पावर। आराम से, आराम से। जल्दी में भाई पूरा तो पढ़ा लेते, आराम से बच्चों। तो एक्सरे 2 तरह का,
सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट बोल दिया तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पेनिट्रेटिंग पावर सब कम। हार्ड एक्सरे बोल दिया तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई इंटेंसिटी और हाई पेनिट्रेटिंग पावर। आराम से कुछ लोगों को पढ़ने का मन है तो कॉपी के कॉर्नर में फूल बना रहे होंगे, ये कॉपी के पिछले पन्ने पर ये करते हैं ना, नहीं पढ़ने वाला तो फूल बना रहे उसको रंगते रहते पेन से, ऐसे रंग दिया फिर पत्ती में रंग दिया। अब वही होता बेटा ये। ए शांत शांत, तो मुड़ जा पीछे भाई, दोनों टांग पीछे कर ले, चल मुड़ जा पीछे, चुप कर। क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, फैक्टर जीरो, क्रॉस जीरो। हाँ तो ये चलता है भाई, वो यहाँ कर रहा है, फिर बाद में रहेगा खोखे में बैठ के करेगा, पेड़ के नीचे बैठ के करता रहेगा, कट्टर जीरो में इसका जीवन कट जाएगा। अच्छा वो कट्टर जीरो करते करते एग्जांपल देगा, अरे तुम जानते हो वो मेरे साथी तो पढ़ता था, उसका आईटी में सिलेक्शन हो गया, अमेरिका चला गया है, ऐसे करके तुम वो बातें करते रह जाएगा। अरे तुम उसमें जानते हो जैसे सिसोदिया को, हाँ अरे अरे अजय सिसोदिया मेरे साथ बैठ के पढ़ा था यार, वो आईटी बीच में गया, उसके बाद पता नहीं कौन सी कंपनी में पहुंच गया। ऐसी बातें लिखो एक पॉइंट बेटा, आराम से पांचवी बार पांचवी बात बेटा सुनो, पांचवी बात देखिए यहां पर बेटा, पांचवी बात ये है, बहुत ध्यान से सुनना, जो कुलिश ट्यूब से जो एक्सरे आती है बेटा, उसमें कंटीन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिक्स होते हैं। तो यहां पर बेटा अगर यहां पर वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया जाए, कुलिश ट्यूब से आने वाली एक्सरे का अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ ग्राफ प्लॉट करें, तो पहली बात सुनिएगा ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए जो ग्राफ है बेटा वो ऐसा होता है, पहाड़ी चूहा। देखिए ध्यान से, एक मिनट जरा बुकलेट में देखिए, ये वाला बड़ा बना है ना, ये वाला कान बड़ा है ना, अरे बुकलेट में देखो, ये वाला कान बड़ा है या ये वाला कान बड़ा है, बैल बुद्धि। अरे वहां देखो, आप वो अलग होते हैं, टेंशन है। सुनो एक मिनट सुनिए, सबसे पहली बात तो बेटा ये मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये वो कट ऑफ वेवलेंथ है जिससे कम तो मिलेगा ही नहीं, इससे ऊपर ही मिलेगा, ये दिस इज द कट ऑफ वेवलेंथ। रुकिए ध्यान से, आराम से सुनिए, ये कट ऑफ वेवलेंथ है बेटा, इससे कम वेवलेंथ तो पॉसिबल ही नहीं है। कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला hc/ev, ये मैंने कराया, आपको याद नहीं होगा, hc/ev, v is the accelerating voltage, hc/v is the accelerating voltage। ठीक, यहां पर बेटा अगर आप गौर से सुनो तो मान लो कि कुलिश ट्यूब से आने वाली एक्सरे इसमें सब मिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटीन्यूअस। अब मान लो प्रिज्म में से पास कराते हो, लेट अस सपोज प्रिज्म क्या करेगा, अलग अलग वेवलेंथ को स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्जन। और अब मान लीजिए हम पर्दे पर ये जो है एक्सरेज मान लीजिए मिल रहा, मुझे पर्दे पर पहले से वेवलेंथ नोटिस किया हुआ है और मैंने देखा एकदम वेवलेंथ हर जगह एकदम बिल्कुल आ गया, मिल रहा है। मान लीजिए पर्दे पर आपने एक ऐसे केमिकल से पॉलिश किया कि वो ब्राइट हो गया, लेट अस सपोज एकदम ब्राइट हो गया, दिख रहा है, अरे एक्सरे दिखता तो है नहीं, ये दिख रहा है, अच्छा क्या बात है, मजा आ गया। अब सुनिए ध्यान से, अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो एक्सरे की स्टार्ट होगी एक मिनिमम वेवलेंथ से,
उससे कम कुछ होना नहीं, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ यानी ये वाली वेवलेंथ है, इसके ऊपर सब वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम, इससे नीचे तो बिल्कुल डार्क, ठीक है। अच्छा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें पर्दे पर अगर आप ठीक से देखें, इस पर्दे को देखें तो धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ रही है। अरे वाह, ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। तो देखिए ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इंटेंसिटी देखिए बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, इंटेंसिटी बढ़ रही है। अचानक से बढ़ते 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 एक आध वेवलेंथ एकदम से ब्राइट स्ट्रिप है ना, एकदम ब्राइट लाइन, मतलब इस लाइन के बाद ये ब्राइट स्ट्रिप है, बिल्कुल ब्राइट है। और इधर का ब्राइटनेस देखिए, इधर का ब्राइटनेस उससे कहीं ज्यादा ही बड़ा ब्राइट लाइन है, तो हम बोलते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये अचानक से एकदम ठीक, फिर अपना जो ऑर्डर चल रहा था, इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर घटने लगी, एक मैक्सिमम घटने लगी, घट रही, अचानक से फिर ब्राइट स्ट्रिप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ऐसा नहीं कि दो ही होगा, कई सारे होंगे, ग्राफ में सब बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं दो बना दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स वाली एक्सरे, उसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी बड़ी, एकदम ब्राइट लाइन, एकदम चमकीली लाइन, एकदम ब्राइट रहेगी। उसके इधर, इसके इधर और इसके इधर ब्राइटनेस उतनी बड़ी नहीं होगी, अचानक से इतनी बड़ी, फिर ऑर्डर वही चलेगा, बढ़ रहा, फिर घटने लगा, फिर अचानक से ब्राइटनेस, यानी बीच बीच में आपको ब्राइट लाइन मिलेगी, बीच बीच में आपको ब्राइट लाइन मिलेगी बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है और ये कंटीन्यूअस एक्सरे है, ये कंटीन्यूअस है, ये कंटीन्यूअस एक्सरे है, ये कंटीन्यू। देखिए इसमें वेवलेंथ, हर तरह का वेवलेंथ मौजूद है, मौजूद है, देखो हर तरह का वेवलेंथ, कट ऑफ के बाद हर वेवलेंथ मौजूद है, देखो एकदम बिल्कुल इन्फिनिटी में चला रहा है। इसे इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्सरे, कंटीन्यूअस एक्सरे। और इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एक मिनट बेटा, एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, जो कि एक लेक्चर के बाद एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में तो मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ फिनिश भी कर दूंगा आधे घंटे के अंदर, और उसके बाद डी ब्रोगली वेव फिनिश होती है, मैटर वेव फिनिश होती है, फिर क्वेश्चन करा दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एटॉमिक फिजिक्स। और एटॉमिक फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में आता है, तो जो वेवलेंथ निकलता है उसका फार्मूला आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, r z स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, यस सर, बराबर, यस सर, 1/λ r z स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाओ, एक मिनट, थोड़ा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। अच्छा बेटा, मान लो मैंने बोला, या इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाओ, इतना दिमाग लगाओ, अगर मैं बोलूं के अल्फा, इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सेकंड से फर्स्ट, एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगा। अच्छा, अगर थर्ड से फर्स्ट में आया, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। अगर मैं इसको बोलूं इन दोनों में के अल्फा और के बीटा कौन है, तो बताओ के अल्फा कौन होगा, तो बोलेंगे सर देखो ये वाला एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगा, तो इधर वाला क्या होगा, के बीटा होगा। नहीं आया समझ में, ये के बीटा का वेवलेंथ होगा, इधर वाला क्या होगा, के अल्फा का वेवलेंथ होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि के अल्फा के बीटा, हो सकता है ये के अल्फा एल अल्फा वाले पूछ ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारी लाइनिंग्स मिलती है, सब बनाना पॉसिबल नहीं है। ये पहाड़ी चूहा दो ही कान बनाया मैंने, 4-5 कान बना देंगे कैसा है सर, इसलिए दो बनाते हैं। क्वेश्चन भी डायग्राम जो दिया बुक में भी जैसे ही दिया हमने वैसे बना दिया, लेकिन पॉसिबल बहुत सारे लाइंस ऐसे होंगे, ये ऐसे ऐसे काम बहुत सारे होंगे। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, ओके, आराम से लिखो, आओ मिलके। कौन बोला है कट ऑफ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी 0 नहीं होगी? अरे इमेजिनरी होता भाई, करोड़ों में कोई एक बेचारा सौभाग्यशाली हो जो पहले टक्कर में सारी एनर्जी लॉस कर दे, और वो लॉस ही हीट में जाके पूरा फोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। एक्सरे बहुत कम से कम वेवलेंथ तो वहीं तक जाएगी, उससे उधर तो अंधेरा ही अंधेरा है, उसके ऊपर अंधेरा छटता जाएगा। कट ऑफ वेवलेंथ के लिए एक फोटॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन जो ये इमेजिनरी
चीज है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स कम है इसलिए कम है। नहीं, इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैंने बताया था पीडब्ल्यू के एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स से देखते हैं। उसने कह रहा सर जैसे n का मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, हाँ। NC वही लेता है तो n कम है, हाँ इसीलिए ऐसा भी कर सकते हैं। ये था आपका एक्स, ये था आपका। एक्स-रे। अब तुम पूछो, हमारा नंबर। देखो भैया सवाल पूछना चाहते हैं, भैया क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई नहीं रोकेगा उन्हें। देखिए पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस हैं, मैं बता रहा हूं बच्चों, और सीखने को आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से उसको देखते हैं। आप कितने ध्यान से उसको देखते हैं। मुंडी पर करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया, देखो यार, अरे देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस। देखिए ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यानी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 300 नैनो। देखो जब इंसिडेंट रेडिएशन 400 नैनोमीटर से बेटा 310 नैनोमीटर हमने कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू k से 2k हो गई। आ रहा समझ में? तो बोलते हैं वर्क फंक्शन को फाइंड करो। पहले बताओ, पहले वेवलेंथ कितना गिरा रहे हैं? 400। उस समय मैक्सिमम एनर्जी कितनी है? जब हम 400 से 300 नैनोमीटर करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो हमें क्या सॉल्व करने को कह रहा है? अच्छा बताओ, वर्क फंक्शन क्या इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है? नो सर। ऐसा थोड़ी 400 से 310 करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, नहीं सर। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। अरे प्लीज देखो तो सही, कुछ लोग बेचारे लेट गए, अभी तो थोड़ा तो पढ़ाना ही शुरू किया है। देखो वो बेचारा विकेट गिर गया उसका, उसके पीछे वाले का विकेट तो बहुत देर से गिरा हुआ, वो तो आते ही बेचारा, मेरे को देखते ही बेचारा लेट गया। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे ना, जैसे वो समझते अब फिजिक्स का पीरियड होने वाला है, और उसी समय उनका आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, दिन में तारे नजर आने लगते हैं, और मुझे देखते ही तो बस विकेट डाउन। जैसे बेचारा वो विकेट, वो तो गहरी नींद में चला गया भाई। वो क्या नाम है उसका? है? अरे अरे सर, अभी सुबह हुई है, धूप भी नहीं आई अभी। उसको बोलना बेटा टूथपेस्ट मेरा सब यहाँ रखा हुआ है, छोटू भाई यही रखा है, बोतल या लोटे का भी सब इंतजाम है, देखना जागा है अभी बेचारा। देखिए सुनिए, अमेजन पे ऑर्डर क्यों नहीं करता है? अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर ले, गत्ते वाला आ रहा बढ़िया शानदार, आते ही अपना बैग में से निकाला टिका दिया करता है, हाथ भी फ्री हो गया। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा उसका फॉर्मूला होता है hc by lambda minus phi। इधर सुनो, इधर ध्यान दो, पहले काइनेटिक एनर्जी k है और hc by lambda में लैम्डा कितना बेटा? 400 नैनोमीटर, यही है ना? यूनिट का बहुत ख्याल रखना बेटा, इसलिए मैंने 400 नैनोमीटर लिखा। इधर ध्यान दीजिएगा। अब बेटा अब काइनेटिक एनर्जी 2k हो गया, तो सेकंड इक्वेशन में 2k लिखेंगे बराबर hc by lambda, लैम्डा 310 नैनोमीटर माइनस 5 लिखेंगे। अब हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, 2k ऊपर रखेंगे, k नीचे रखेंगे। 2k की वैल्यू है hc by 310 नैनोमीटर माइनस 5 अपॉन, बोलो भाई, hc
Hc upon 400 नैनोमीटर माइनस 5। सही कर रहा हूँ? कैसे के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा Yes, sir. और 2 यानी 200 हो जाएगा नीचे। Hc अपॉन 200 नैनोमीटर माइनस के 25 इज इक्वल टू Hc अपॉन 300 नैनोमीटर माइनस के 5। सही चल रहा है? So 310 है, लाहौर बना कुब्बत। अब -25 इधर ले जा, इसको उठा के इधर ले जा। बेटा पढ़े लिखे हो, HC कॉमन Hc कॉमन, एलसीएम ले लो सीधा। एलसीएम ले ले, देखो इधर आएगा तो माइनस से आएगा ना। 310 माइनस 200 अपॉन 310 इंटू 200। अच्छा नीचे में नैनोमीटर बचेगा, पता है? क्योंकि ऊपर का नैनोमीटर और नीचे नैनोमीटर इंटू नैनोमीटर, एक ही नैनोमीटर बचेगा ना। क्या नैनोमीटर लिख देते हैं, वी आर स्मार्ट पीपल, बराबर 5। बोलो सही? Yes, sir. अरे बोलो ना। Yes, sir. अच्छा 310 में से 200 जाएगा 90। 90 वैल्यू 110 110। बोलो क्लियर? इधर मिटाओ, ये मिटा दूं? अच्छा लिखो, पहले यहाँ पर लिख दो। अभी टाइम बच रहा है दोस्त। शांत बेटा, थोड़ा शांत हो जाओ। ए बकवास ज्यादा कर रहे हो लड़कियां, शांत हो जाओ। सर हो जाएगा, 2 की गलती हो गई, ये गलती हमारी गलती हो गई। अच्छा इधर मिटा रहा हूं बेटा, बस अब कहानी मतलब इसमें Hc पता है कितना होता है? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और नीचे नैनोमीटर है और ये ब्रैकेट में 110 अपॉन 310 इंटू 200। ये वर्क फंक्शन है फाई इक्वल टू, जीरो ने जीरो को काट डाला, बाकी अपना सॉल्व कर लेना। 1242 में 11 का मल्टीप्लाई अपॉन 31 इंटू 20। थोड़ा शॉर्टकट करो, देखो इसको जीरो कर ले तो जीरो ने जीरो को निपटा दिया। 2 से काट दे 62 हो गया। अरे बहन ये जीरो जीरो कटा था, और सॉरी वो तो सर का काटा ना। अरे कमाल हो गया यार, इसका सही है। और 31 2 62 हो गया यस सर। और 11 गुना 22 अपॉन 10 2.2 हो गया। मिटाए? Yes, sir. अगला सवाल बोलो। Sir. 113 बेटा प्लीज, अरे सुनो सुनो, देखो इधर, ऐसा गोता बनाया हुआ था, पानी के अंदर डुबकी मारा था, अगर सुनो तो फिर ऊपर उठा, सोया हुआ था ना, फिर पानी से बाहर निकाला। क्या अजीब अजीब है, तुम लोग का हरकत कोई नोटिस कर लेगा ना, वो दिन भर हंसता रह जाएगा, दिन भर हंसेगा पहले तो। देखिए बेटा नाम से एस मीन है, लिखो क्वेश्चन सब लोग, लिखो लिखो सब लोग लिखो। मैं इतनी देर से कुछ बोल रहा हूं, तुमको नहीं बोल रहा पीछे। हाँ, a photon of energy E, a photon of energy E ejects a photoelectron, a photon of energy E, capital letter B, photon of energy E ejects a photoelectron from a metal surface, from a metal surface whose work function is W naught। W के चरणों में 0, W के फुट में 0, उसको W naught बोलते हैं। वर्क फंक्शन को कभी कभी W naught से दिखाते हैं बच्चों, तो क्या लिखिएगा? फ्रॉम अ मेटल सरफेस whose वर्क फंक्शन इज W naught। लिख लिया? फुल स्टॉप। If this electron enters
enters into a uniform magnetic field, if this electron enters into a uniform magnetic field of uniform magnetic field B, uniform magnetic field B, magnetic field को किससे दिखाते हैं? B से। uniform magnetic field B in a direction perpendicular to the field, in a direction perpendicular to the field, and describes a circular path of radius r, and describes a circular path of radius r, then the r is given by ये रहे आपके ऑप्शंस। बातें नहीं करो। ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा एक सेकंड सुनिए, एक पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं जिससे कि सवाल बनाने में मदद मिलेगा। देखो बेटा, अगर कभी भी मैग्नेट एस तुम्हारा हो गया, अभी भी हंस रहा है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सुनो बेटा सुनो, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है, चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अभी हम चार्ज क्यू मान लेते हैं, देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करता बेटा, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा। और इसका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, v के टर्म्स में mv/qb और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, समझ गए? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले है, जल्दी बनाओ। बेटा शांत रहो। अब तो सामने सब कुछ है लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा, ये देख लेना तुम लोग। शांत रहो। पहले ये बताओ बेटा, वर्क फंक्शन कितना दिया? W0 और फोटोन की एनर्जी कितना दिया? E। तुमको ना बेटा बहुत चाटा मारेंगे, समझ गए? अबे तुमको बोल रहे हैं लास्ट पेज बीच में बेटा, चश्मे वाले नहीं पढ़ना, बाहर निकल। देखिए वर्क फंक्शन कितना है? W0 और फोटोन की एनर्जी कितनी है? E। सोचो बेटा, जरा दिमाग लगाओ, ये मेटल है, वर्क फंक्शन W0 है और जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी E है, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? जल्दी बताओ। फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटाएंगे और तुम्हें यही रखना बस भाई। सामने सब कुछ है, यहां लिख देता हूं आंसर, √2m काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा? E - W0 अपॉन qb। q की जगह क्या लिखूंगा? E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E इनटू मैग्नेटिक फील्ड B। बोलो कौन सा आंसर होगा? B का ऑप्शन। सिंपल तो था। टाइम देखो, ठीक है, ओके, थैंक यू।